बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। आज भारतीय दहशतगर्द और जासूस कुलभूषण यादव ने अपनी सज़ा के खिलाफ नज़रसानी जो दरख्वास्त थी उसको दायर करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की कुलभूषण की वालिद से मुलाकात करवाने की भी पेशकश सामने आई और दोबारा काउंसिल रसाई देने की भी पेशकश पाकिस्तान की जानिब से की गई, मगर कुलभूषण यादव ने इसको भी मुस्तरद किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डीजी साउथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका, कहा कि पाकिस्तान अपनी आलमी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है और ICJ के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। और आपको ये बताएं कि कुलभूषण पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में मुलव्विस भी रहा है। ये कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि भारतीय अब जवाब का इंतजार है जो हमने पेशकश की है। कुलभूषण यादव के हवाले से मुख्तसर सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूंगा। 2016 में कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों का एतराफ़ किया था। उसके बाद में पाकिस्तान की एक फौजी अदालत की जानिब से उन्हें सजाए मौत सुना दी गई थी, जिसके बाद में आलमी अदालत में भारत की जानिब से ये केस लेकर जाया गया और उसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से 7 जुलाई 2019 को फैसला आता है कि पाकिस्तान अपने फैसले पर नज़रसानी करे और कुलभूषण को काउंसलर रसाई दे। पाकिस्तान की जानिब से अब काउंसलर रसाई देने का भी कह दिया गया और उन्हें अपने अहले खाना से, वालिद से एक बार फिर मुलाकात करने के बारे में कह दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान कुलभूषण यादव को उनकी वालदा और वाइफ से मिलवा चुका है, मगर कुलभूषण ने अपने वालिद से मिलने से इनकार कर दिया। क्या वजह है? वो नज़रसानी अपील पर अब इंडियन हाई कमीशन जा सकता है या नहीं जा सकता, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, अपोजिशन एक बार फिर से मुत्तहिद हो रही है। इस तरह की बातें हो रही हैं। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फ़ोन किया गया और एक मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल बनाया गया वफाकी हुकूमत के हवाले से कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ मिलकर मुश्तरका लाहेअमल बनाएंगे और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से बुलाई जाएगी। सिंध में तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 9 जुलाई को, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से की जा रही है। वफाक की सतह पर भी एक APC होने जा रही है। बहुत सारे सवालों में एक सवाल ये भी है कि जो अपोजिशन की बड़ी सियासी जमातें हैं वो क्या वाकई में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करने में, कोई तहरीक चलाने में संजीदा है, और जो मौजूदा इत्तेहाद अब बनने जा रहा है अपोजिशन का, ये मजीद कितना अरसा कायम रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अपोजिशन लीडर के हवाले से, वो उनका बतौर अपोजिशन लीडर आखिर लाहे-अमल है क्या सिर्फ एक ट्वीट कर देने से उनका किरदार पूरा हो जाता है? वो बतौर अपोजिशन लीडर किस हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से उन्हें पेशकश की गई है कि वो काउंसलर रसाई उन्हें मिलेगी और वो अपने वालिद से मुलाकात कर सकते हैं, मगर उन्होंने इनकार कर दिया है और वो अपील में भी जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप कुलभूषण की जानिब से जो इनकार किया गया है? देखें, पाकिस्तान ने एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको एक और मौका दिया रिव्यू करने के लिए कि तुम्हें मौका दे रहे हैं 20 जुलाई तक एट द टाइम के उसमें ये काउंसिल एक्सेस भी दे रहे हैं, अपने फादर से भी मिल सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, और साथ ही साथ ये अपनी अपील भी दायर कर सकता है। जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया है, जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर किया है, जो कश्मीर में किया है, लेकिन इसने ये कुलभूषण यादव वो दहशतगर्द है जी जिसने बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया। उसके बाद वहाँ पर हमारे बलोची भाइयों के साथ एक खून पे इसके हाथ रंगे हुए हैं। कराची में जो दहशतगर्दी किया और इसने खुद दुनिया के सामने वीडियो बना के कन्फेस किया और उसके बाद इसको सजा दीजिएगा। और फिर हमने ICJ की भी तमाम बातें मारी, काउंसिलर एक्सेस दिया, उसके बाद हमने इसको मौका दिया कि तुम अपनी अपील कर लो, उस वक्त भी नहीं किया, एक स्पेशल मौका दिया है। आई थिंक एनफ इज़ एनफ। अगर ये 20 जुलाई को ये नहीं अपील करता और ये इसका फ़ायदा नहीं उठाता तो पाकिस्तान शुड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द स्टेट। जो भी सजा बनती है
जो कार्रवाई लीगल होनी चाहिए वो उसको करनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि इंडिया क्या कहता है। वी आर नॉट पुश्ड अबाउट इंडिया। इंडिया का कोई राइट नहीं है कि बात करें एक दहशतगर्द को पाकिस्तान में भेजे दहशतगर्दी के लिए, सर्विंग नेवल कमांडर को, और उसके हाथ हमारे पाकिस्तान में खून से रंगे हुए हैं। हमने बहुत बड़ा दिया, हमने दोबारा इसको मौका दिया, और ये इसके बाद अगर नहीं अवेल करते तो पाकिस्तान हैज टू स्टैंड, बिहेव लाइक ए न्यूक्लियर कंट्री, बिहेव लाइक ए सॉवरन कंट्री, एंड देन टेक जो भी कानून हमारा कहता है उसको मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा हारिस नवाज साहब, आप क्या वजह समझते हैं वालिद से मिलने से भी इनकार कर देना, पाकिस्तान की जानिब से पेशकश की गई है काउंसलर रसाई की भी, वो भी फिलहाल वो लेने से इनकारी है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान में प्रेशर डालना चाहता है, और एक हिंदू की मेंटालिटी, खास तौर पे नॉट ऑल हिंदूज, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं का जो टोला है, कुलभूषण तक कोई भारत का मैसेज पहुंचा है क्या? ये देखें, वो ये पाकिस्तान में प्रेशर डालें। पाकिस्तान को कोई प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अब पाकिस्तान को, इंडिया को, यूनाइटेड नेशन को, आईसीजे को और यूनाइटेड नेशन को बता देना चाहिए हमने यही फैसिलिटी दी है, बट स्टेट ऑफ द लॉ, जो लॉ ऑफ द स्टेट का, वो अबव ऑल है। इसके ऊपर हमारे बड़े लोग मारे गए, हमने बहुत दहशतगर्दों को सजा दी है, और ये भी एक दहशतगर्द है, इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, और इसके बाद तमाम इसके लिए जो हमदर्दी ख़त्म, और अब हम इसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा देंगे, और इसमें हम जल्दबाजी भी करेंगे। हमें किस किस्म का प्रेशर हारिस नवाज साहब आप समझते हैं? कुछ सॉफ्ट कॉर्नर लेने की कोशिश की जा रही है, हमदर्दी बटोरने की कोशिश की जा रही है? आई थिंक दे आर टेस्टिंग द नर्व्स ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप। दे आर टेस्टिंग के पाकिस्तान में हमें प्रेशर डालना चाहता है, जो ये कर रहा है, और ये हमें ये चेक करना चाहता है कि पाकिस्तान में कितनी स्ट्रेंथ है, क्या हर जगह हम अपनी वीकनेस दिखाते हैं, या अभी हम स्टैंड ले सकते हैं। नाउ इज हाई टाइम। आई थिंक एक हम न्यूक्लियर मुल्क भी हैं, और एक हम बहुत बड़े इस्लामिक मुल्क, हमारी फौज बहुत बड़ी है। अगर ये हमें थ्रेट करता है कि हम ये आज़ाद कश्मीर में ये करेंगे वो करेंगे, तो 27 फरवरी को ये याद रखें, इससे ज़्यादा बुरा हाल करेंगे, और तुम्हारा मुंह भी काला करेंगे, और तुम्हारी फौज लड़ने के काबिल नहीं, अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल है। ये सिर्फ नहाते कश्मीरी औरतों, बूढ़ों बच्चों को शहीद कर सकती है, जैसे एक 3 साल के बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद किया। ये इस फौज की हालत है। चाइना से मार खा के, कुट खा के इनकी जो बेइज्जती हुई है, अब ये सारा प्रेशर डालना चाहते हैं। पाकिस्तान को यहाँ खड़े होने की जरूरत है। स्टैंड अप, इन्फॉर्म द वर्ल्ड एंड टेक ऑल लीगल एक्शन जो भी पाकिस्तान के कानून में है। अच्छा हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस पर, और अगर मुस्तकबिल में भी नहीं आता तो क्या भारतीय हाई कमीशन की जानिब से अपील में जाने का फैसला लिया जा सकता है? देखिए अभी 20 तारीख तक है। अगर वो कोई अपना इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान इंडियन हाई कमीशन लेना चाहता है, या ये खुद पे पाकिस्तान का अच्छा लॉयर करना चाहता है, या अपने वालिद से मिलना चाहता है, मिलने, ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं होगा, ना हमें कोई ज़रूरत है। 20 जुलाई इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑर्डिनेंस। उसके बाद पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एक्शन लेना चाहिए, और इसका अगर वो नहीं मानते उसका बॉडी बैग इंडिया जाएगा तो उनको समझ आएगी कि पाकिस्तान मीन बिजनेस, और वी डोंट काउ डाउन, और हम एक सॉवरेन कंट्री है, और अपने कानून, मुल्क के कानून के मुताबिक हम नहीं कर रहे। तो जो रहम की अपील दायर कर रखी है कुलभूषण की जानिब से, आप समझते हैं कोई भारत को इस हवाले से उम्मीद है इसकी? फिलहाल तो इसी की पैरवी जारी रखने का फैसला किया गया है। देखें पाकिस्तान को क्यों रहम की अपील करेंगे? हमने बाकी जो हमारे दहशतगर्द हैं जिन्होंने जहाँ पर एक्शन किया था उधर ये APS स्कूल पेशावर में, या जो और जिनको हमने सजाए मौत की उनको एग्जीक्यूट किया है, इसने उससे ज़्यादा नुकसान किया है। ये गैर मुल्की टेररिस्ट है, ये पकड़ा गया पाकिस्तान के अंदर और इसे कन्फेस किया है। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये बहुत गलत मैसेज दुनिया को जाएगा कि अपने पाकिस्तानी के शहरियों को, मारे हुए शहीदों को, के दुश्मन को, दहशतगर्द को हम छोड़ रहे हैं। इसलिए इसको कोई मर्जी नहीं देनी चाहिए। इंडिया ने हमारे कर्नल को कब से पकड़ के नेपाल के थ्रू रखा हुआ है, आज तक उसको वापस नहीं किया, ना उसको कभी जिक्र करते हैं। वी हैव टू स्टैंड। देखें सॉवरेन स्टेट जो होती है ना, वी हैव टू टेक स्टैंड। कहीं ना कहीं तो खड़े हो, कहीं ना कहीं तो इनका मुंह भी दिखाएं, पता चले कि ये इनका क्या बात है, और फिर दुनिया को बताएं कि एक दहशतगर्द को हमने सजा दी है। कोई दुनिया का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, बहुत हो गया, और हम इसमें नहीं झुकेंगे, ना झुकना चाहिए। मेरी अपनी हुकूमत को ये आपके तरफ से रिक्वेस्ट है, कोई इसके ऊपर नरमी नहीं करें। अगर ये प्रेसिडेंट के पास गई हुई है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये 20 जुलाई तक ये फैसिलिटी अवेल नहीं करते, इसकी मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट करें,
और इमीडिएटली जो कानून है उसके मुताबिक इसको एग्जीक्यूट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। यादव केस के हवाले से वो ये कह रहे थे किसी किस्म की रहम की अपील पर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अपोजिशन की जानिब से एक बार फिर से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ होने जा रही है। इस APC का एजेंडा क्या होगा, इस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस APC का एजेंडा क्या होगा और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या कर सकती है? सवाल तो ये भी पैदा होता है कि ये APC कितना अरसा मुत्तहिद रह सकती है। इस पर प्रोग्राम में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली निसार अहमद चीमा साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें स्काइप टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। आपका भी बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। निसार चीमा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। अपोजिशन बार बार वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, क्या कोई तहरीक शुरू होने वाली है? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारी बड़ी ख्वाहिश थी, और आपको याद है कि जब ये नई असेंबली वजूद में आई तो पहले दिन ही लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा और बाकी जो अपोजिशन कायदीन थे उन्होंने भी अपने एड्रेस में यही कहा कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे, जैसे भी आई है या लाई गई है, जो भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जमहूरी कदरें जो हैं वो मुस्तहकम हों, जमहूरी इदारे मुस्तहकम हों, एक जमहूरी सिस्टम जो है वो चलता रहे। इसलिए हमारी ख्वाहिश थी पहले दिन से कि ये अपनी मुद्दत पूरी करे, इनको मौका दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि इन्होंने यक्के बाद दीगरे अवाम के ऊपर मुझे नहीं वो जुल्म किया है, अवाम के साथ इस तरह के रवैया इख्तियार किया है सौतेलों वाला, और ये है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती महंगाई के, वो यक्के बाद दीगरे इस तरह के बम गिराए हैं कि इसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती। अब तो हालत यह है कि अवाम झोलियाँ उठा उठा के इनकी रुखसती की दुआएं करते हैं। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि पूरी कौम की जुबान पर दो दुआएं हैं। एक दुआ ये है कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये है कि या अल्लाह ये इस कोरोना की वबा से, टिड्डी दल की आफत से और इनसे इससे भी बड़े अजाब PTI की हुकूमत से निजात दिला। आप लोग दुआएं करेंगे, कोई तहरीक की तरफ भी आ रहे हैं? नहीं, हम ये है कि सिर्फ दुआएं नहीं, हम ये है कि साथ इंशाअल्लाह सारे जो अपोजिशन कायदीन हैं वो सर जोड़ के बैठेंगे और इस अजाब से निजात दिलाने के लिए कोई मुतफिका लायबल कोई इस तरह का जॉइंट स्ट्रेटजी ये इवॉल्व होगी इंशाअल्लाह, और जिससे ये है कि हम कौम के साथ हैं। कौम की सिर्फ दुआएं नहीं है, कौम की शदीद ख्वाहिश है, और ये है कि इनके लिए कौम की बद्दुआएं और राहें हैं जो मुझे यकीन है कि वो देखें, गरीब लोगों की दुआओं या बद्दुआओं और अर्श मोहल्ला के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती, कोई पर्दा हायल नहीं होता। मुझे यकीन है कि गरीब लोगों की बद्दुआएं जो इन्होंने ली हैं पिछले पौने 2 साल में महंगाई के बम गिरा कर एक तसलसल तवातर के साथ वो इनको ले डूबेगी, और हम इंशाअल्लाह अपोजिशन जो है वो कौम के साथ है। हम इसमें अपना रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह। अपना रोल प्ले करेंगे, किस तरह प्ले करेंगे? असेंबली के अंदर या फिर सड़कों पर आकर? मैं वापस आके आपसे इसका जवाब लूंगा। आफ्ताब जहांगीर साहब से भी इसको भी सर इन्वॉल्व करते हैं। चीमा साहब, मैं आऊंगा आपकी तरफ। आफ्ताब जहांगीर साहब, कौम भी आपसे छुटकारा चाहती है, निसार चीमा साहब ने कहा, और हम चाहते थे, अपोजिशन ये चाहती थी कि हुकूमत चले, लेकिन हुकूमत ने महंगाई कर दी, अवाम के साथ जो रवैया रखा वो भी सबके सामने है। अब इस हुकूमत को जाना होगा। निसार चीमा साहब कह रहे हैं हुकूमत कुछ राबते वगैरह कर रही है अपोजिशन के लोगों से मनाने के लिए उनको, या फिर जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब ने मुलाकात की, कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा होने जाएगी नेशनल असेंबली में भी? बहुत शुक्रिया आपका। और चीमा साहब मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं और बहुत ही शरीफ आदमी है, लेकिन मुझे बड़ा अभी अफसोस हुआ कि उन्होंने हमें बदवाएं दी कि जी कौम हमें बदवा दे रही है कि जी इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि ग्राउंड में रहता हूँ, मुझे पंजाब के इनके हल्के की सूरत हाल का तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपने हल्के की सूरत हाल का पता है। कराची के हालात का मुझे पता है कि कराची के लोग अभी भी, आज मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज भी लोगों को मैं कहता हूँ कि मैं रिजाइन करता हूँ और नून लीग का कोई भी आदमी वहां से इलेक्शन लड़ ले मेरे मुकाबले,
लेकिन मैं सिर्फ ये बात एक पूछना चाहता हूँ इनसे, अभी भी इस कंडीशन में भी जहांगीर साहब? हाँ, इस सिचुएशन में भी मैं ये ऑफर कर रहा हूँ बिल्कुल, और ईमानदारी से कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन का काम है कि वो ऑपोजिशन करे, लेकिन एक चीज इनसे पूछें कि अगर चलें आप, हम अपोजिशन करने के बाद, एक किसी बुलाने के बाद एक लाए अमल बना लेते हैं, आप एक अलायंस बनाते हैं, आप उस अलायंस का सरबराह कौन होगा, किसकी क़यादत में चीमा साहब चलेंगे और वो तहरीक चलाई जाएगी, फिर इलेक्शन होंगे। जब बज़ाहिर तो देखने में ऐसा लग रहा है, आज शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की है बिलावल भुट्टो साहब को, जो एपीसी सिंध में होने जा रही है वो तो बलूचिस्तान और सिंध के इत्तेफाक की सतह पर भी। जी मेरी सुन ले, पहले पूरी बात सुन ले। अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि चले जी सिंध में कर लें, पंजाब में कर लें, केपीके में, बलूचिस्तान में, जहाँ भी एपीसी बुला लें, उसके बाद एक लाएमल बनाएंगे कि जी ये हुकूमत अब जा रही है, चली गई है, अब नए इलेक्शन होंगे, तो उस इलेक्शन के अंदर जब ये जाएंगे तो किस की क़यादत में जाएंगे? क्या अपोजिशन अलायंस बनाकर जाएंगी या फिर अकेले अकेले जाकर फिर वही तकरीरें होंगी कि इसका चीर पेट फाड़ूंगा, ये करप्ट है, ये मिस्टर 10% है और उसको घसीटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा? क्या फिर वो ये सारे दूध के दुलेवे हो जाएंगे एक दूसरे के लिए है? या फिर वो जो पहले क्या महंगाई नहीं आई कभी की, क्या जब पुराने स्लोगन्स आपको याद नहीं, पुरानी तकरीरें आपको याद नहीं कि जो एक दूसरे के बारे में कहा जाता था कि जी महंगाई के पहाड़ टूट गए, कोई 10%। सियासत में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती। तो पीटीआई ये कह रहा हूँ कि ये कहने के बजाय कि काफिले के बारे में जो कहती थी जहांगीर साहब, आफ्ताब साहब खता कलामी की माजरत चाहूंगा, कोई भी बात सियासत में हरफ आखिर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो समझ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद ये थी कि चीमा साहब से, कि चीमा साहब ये कहते हैं कि हम नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और इंडिविजुअल बेसिस पर जाके अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम वोट मांगेंगे लोगों से। हालिया दिनों जो सर्वे हुआ उसमें भी कुछ सूरत हाल आप लोगों के लिए इतनी अच्छी नहीं रही। चले चीमा साहब, इतनी बुरी भी नहीं थी सर, इतनी बुरी भी नहीं थी। आज दोबारा करवा लें आप। 2018 के इलेक्शन के बाद पहली बार जो सर्वे हुआ, अवामी सर्वे, 2000 जरदारी वर्सेस इमरान खान कर लें, सोशल अभी चला दें आप अपने चैनल के ऊपर, और उसके बाद आप नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान कर लें, अभी कर लें, उसमें मौजूदा रहमान वर्सेस इमरान खान कर लें। ठीक। निसार अहमद चीमा साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि अभी भी इस सिचुएशन के अंदर भी इलेक्शन करवा लें, कराची में किसी तरीके से पीटीआई पीछे नहीं है। अब आप ये बताएं कि क्या तरीक़ेकार अपोजिशन इख्तियार करने जा रही है? आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं कि नए इंतखाबात होते हैं तो फिर क्या एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, किस स्ट्रेटजी के साथ नए इंतखाबात में आएंगे, तो फिलहाल मुमकिनात में नजर नहीं आ रहा। और अपोजिशन क्या लाए अमल, असेंबली में कुछ करने जा रही है या सड़कों पर कोई धरने का, प्रोटेस्ट का, एक बड़ी तहरीक का इरादा रखती है? देखिए जवाब साहब, पहले तो मैं ये इसकी वजाहत करता हूँ कि मैंने कदम ये नहीं कहा कि अवाम जितने बददुआएं इनको दे रहे हैं कि ये पीटी वाले तबाह बर्बाद हो जाएं, ये नहीं है। अवाम एक जो दुआ कर रहे हैं या बददुआ कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला इस अजाब से निजात दिलाएं। ये पीटी हुकूमत जो है, देखिए कोरोना से अजाब दिलाएं, बिल्कुल कोरोना से अजाब दिलाएं। आमीन जहांगीर साहब की एक मिसाल है, इंतहाई नोबल और शरीफ आदमी, और मुमकिन है कि इनकी अपनी नोबिलिटी और शराफत की वजह से इनके अपने हल्के में सूरत डिफरेंट हो। ये बिल्कुल हो सकता है कि लोग, जाहिर है कि ये शरीफ आदमी को पसंद करते होंगे यकीनन, लेकिन मैं मजबूरी तौर पर आपको बताऊं कि पूरे मुल्क में सूरत हाल ये है कि लोग वाकई जहाँ कश्मीर की आज़ादी की दुआएं कर रहे हैं, वहाँ पीटी हुकूमत से निजात के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। और देखें उसके लिए ये है कि नए इंतखाबात एक सबसे अच्छी ऑप्शन है। सर ये आप ये कह रहे हैं लोग दुआएं कर रहे हैं। चीमा साहब, पंजाब की मैं अगर बात करूं, वहां सूरत हाल कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आई। बुज़दार साहब से आपकी जमात के साथ एमपीएस ने मुलाकात की और वो एमपीएस बबांगे दोहल ये कहते नजर आ रहे हैं कि बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ साहब से बेहतर है, इसीलिए उनसे मिलने गए थे। ये जवाब साहब, आप ये बात करते हुए आपके चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वो उन एमपीएस के मैंने खुद बयानात देखे, टॉक शोज में वो खुद मुख्तलिफ एमपीएस गए, उनसे सवाल हुए। मियां शहबाज साहब का मुकाबला मियां शहबाज से करना है, मैं नहीं कह रहा सर, मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि पीएमएलएन की जो अपने इस वक्त वो लोग देखिए मैं उनको जानता हूँ। देखिए ये जो चंद लोग जो मिले हैं बुज़दार साहब से, आज से नहीं काफी अच्छे से उनके रास्ते हैं। उनमें से मेरे अपने जिले का डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के भी एक साहब हैं, और जो जिनको ये है कि जो हालत उनकी ये है कि आइंदा इलेक्शन में देखिएगा, जिससे कहते हैं ना उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, उनको ये है कि उनको देखें। मेरे इल्म है उनके घर पर पथराव भी हुआ था, अंसारी साहब के उनके घर पे पथराव भी हुआ। मैं गुजारिश करूँ, मेरी जवाब से मेरी बात सुन लें। जी जी। ये देखिए, ये चंद वो लोग हैं
जो लोटा ज़हनियत के लोग, जिनको ये है कि शुरू में भी नजरियाती लोग जो मुस्लिम लीग नून के थे वो इनको टिकट देने के सख्त खिलाफ थे। बहरहाल जैसे भी इनको टिकट मिल गया। अच्छा ठीक है चीमा साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन आपके लिए सवाल है कि इसी तरह के कुछ नजरियाती लोग अगर नेशनल असेंबली में पीटीआई के साथ चले गए तो फिर सूरत हाल क्या होगी? और आफ्ताब जहांगीर साहब से भी मैं ब्रेक के बाद सवाल करूंगा कि ये जो बड़ा अलायंस बनने जा रहा है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जैसी दो बड़ी जमातें अब एक बार फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं हुकूमत के खिलाफ, तो इस अलायंस को तोड़ने के लिए हुकूमत के पास अमली है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होती नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हेल्ड करने जा रही है। आफ्ताब जहांगीर साहब, एक बड़ा अलायंस एक बार फिर से बनने जा रहा है, इस अलायंस को तोड़ने के लिए क्या हिकमत अमली है वफाकी हुकूमत के पास? भाई ये जो है ना बगैर हलाले के अलायंस हो रहा है, समझे ना, तो इसलिए मैं तो इसको न तोड़ने की बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो इसको जुड़ता हुआ भी नहीं देख रहा, तो तोड़ना तो दूर की बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अब आवाम भी जो है इन सब चीजों को समझ चुकी है। आवाम वो पुरानी आवाम नहीं रह चुकी कि जो 9 सितारे बन गए या कोई और MRD की तहरीक बन गई या कोई और चीजें बनी। अब आवाम इन सब चीजों चीमा साहब तो कह रहे हैं आवाम समझ गए, आवाम तो पीटीआई के अजाब से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये चीमा साहब के अल्फाज हैं। देखिए मैं वो सही, देखिए मैं इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है हम जब इलेक्शन में जाए आवाम हमें नाम कबूल करें, हमें रिजेक्ट कर दें, कोई बात नहीं, वो उनका जमहूरी हक है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूँ, कराची से आए इलेक्शन लड़े। आप सुन तो आप पूरी बात नहीं सुन रहे। मैंने क्या कहा है कि जी हम आवाम के पास जाएंगे, उनको हक हासिल है कि वो हमें रिजेक्ट कर दें या सिलेक्ट कर दें, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आवाम ये कभी नहीं करेगी, क्योंकि आवाम कभी भी ये नहीं होगा कि जी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये जितनी भी छोटी जमातें हैं ये सारी मिलकर एक अलायंस बनाएं और अलायंस के बाद वो पीटीआई के मुकाबले में आवाम, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये मेरी गारंटेड बात है, आप आज इस बात को लिख लें। आज की तारीख में आप इतनी बुरी शिकस्त खाएगी ये अलायंस की आप सोच भी नहीं सकते। चीमा साहब, इतनी बुरी शिकस्त आप लोग खाने जा रहे हैं कि सोच भी नहीं सकते। आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं अलायंस तो बनने जा रहा है। आपने जिक्र किया था कि वो जो 7 लोग हैं सूबाई असेंबली में उन्हें आप जानते हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन अगर नेशनल असेंबली में पैदा हो गई तो फिर इस तहरीक का बनेगा क्या? नहीं, नेशनल असेंबली में आपको बताऊं कि यानी मैं आफ्ताब जहांगीर साहब को यकीनन पता होगा, इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स में भी डिस्कस होता है। कई लोगों ने ओपनली अपने चेयरमैन से, प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि भाई हम क्या चेहरा लेके, क्या मुंह लेके अब आवाम के पास जाएंगे। हम ये है कि बहुत अरसा ये है कि ये डफली बजाते रहे, ये जो है ये कि इस तरह के राग लाते रहे कि जनाब ये सारी पिछली हुकूमतों का किया जा रहा है, ये सारा कुछ उन्होंने किया है, लेकिन ये कब तक ये चलेगा? अब ये चूरन नहीं बिकने वाला। देखें आपने ये है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल ये सारा ये राग लाते रहे कि जनाब ये सारी पिछली हुकूमतें जिम्मेदार है। आप खुद भी तो कुछ करके दिखाएं कौम के लिए। आपने गरीब आदमी को कोई एक स्टेप लिया हो रिलीफ देने के लिए, मुझे बता दें आज तक अवाम को आपने क्या दिया है, कौन सा रिलीफ दिया है? देखें ये है कि एक बार पेट्रोल की कीमतें कम करके दोबारा ये है कि 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से इजाफा किया है, जो हमारे मुल्क की तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। नए रिकॉर्ड इन्होंने बेशुमार कायम किए हैं। देखें बेबुनियाद इल्जामात के रिकॉर्ड, गालम गलोच के रिकॉर्ड, गालम गलोच का मतलब ये कि अक्सरियत 15 रुपए जब एक साथ कम हुए थे तो भी तारीख में पहली बार बहुत ज्यादा कम हुए थे पैसे। यू टर्न के रिकॉर्ड देखें और कर्जे लेने के रिकॉर्ड जितने हमने मुस्लिम लीग नून ने 5 साल के अरसे में लिए, 2.25 साल में इन्होंने इससे ज्यादा ले लिए। देखिए अपनी करेंसी को डी वैल्यू करने के रिकॉर्ड अंदाजा कर ले और अपने वतन को बदनाम करने के रिकॉर्ड देखें। ये जो है आखिरी जो लेटेस्ट हुआ है, सर वतन अपने पायलट के जाली डिग्रियों के मामले से वतन बदनामी की जरूरत पेश आ रही है। आफ्ताब सुन ले, चीमा साहब मेरी बात सुन ले प्लीज, मेरी बात सुन ले। जाली डिग्रियों के मामले में अगर जाली डिग्रियां हैं, वो भर्ती होने वाले और उनको भर्ती करने वाले दोनों मुजरिम हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या उनको सजा देने के लिए अपने वतन को, PIA को और सिविल एविएशन अथॉरिटी को, अपने पायलट्स को पूरी दुनिया में बदनाम करना क्या जरूरी था? ठीक है, लेकिन सर ये भी तो बात ठीक है, हाथ से एकदम नहीं होते, वक्त करता है परवरिश, बरसों से मामला चला रहे हैं अपने
नहीं बरसों में चला आ रहा है, लेकिन क्या किसी गवर्नमेंट ने इस तरह भी किया है कि हमारे 30% जो है 40% हमारे पायलट जो है जाली डिग्रियां लेके चला रहे हैं। मुझसे आप बताया चीमा साहब ने, देखिए चीमा साहब ने अभी 2-3 बातें की। मैं ये कहता हूँ कि चीमा साहब इतनी हमारी बुरी हालत है, हमने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया नून लीग के मुकाबले में। नून लीग तो पाकिस्तान को माशाल्लाह पता नहीं दुनिया के चंद बड़े ममालिक के अंदर उसमें शामिल कर दिया था। तो फिर नून लीग को जरूरत क्यों पेश आ रही है ये सारी छोटी पीपल्स पार्टी जिसको अजल से दुश्मन समझते हैं उससे अलायंस करने की? फिर तो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी पीटीआई नून लीग जो है वो मैदान में उतरे और उतरने के बाद वो जो तहरीक भी चलाए या हमें उतारे और इलेक्शन लड़े और जीत के फिर हुकूमत में आ जाए। पहले भी उन्होंने 2 अक्सरियत ली थी। तो वो उसके लिए नून लीग तैयार है कि नून लीग ये कहती है कि हमारे जो लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं, उन्हें रिहा तो किया जाए, सियासी मुकदमात बनते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि कभी हो नहीं सकता कि नून लीग का वर्कर जो है पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे और इसी तरह पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इन लोगों के खिलाफ जो ख्वाजा साहब, रफीक साहब, ये 4-5 लोग हैं, इनकी बात नहीं हो रही। या तो 350 पीएमएलएन तो ये कह रही है कि ये इन लोगों के ऊपर से केसेस खत्म करें, हम चलाते हैं तहरीक। सुन ले जवाब भाई, दूसरी बात की कभी इन्होंने एक हादसे की बात की। अगर ये उस जो पहले पिछले हादसे हुए थे उनकी सही तहकीकात कर लेते, उनकी तहकीकात की रिपोर्ट को मंजर आम पे लाते और उसकी रोशनी पे कोई बड़े कदम उठा लेते तो आज हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है कि जब आपके हादसा बार बार होने लग जाएं तो आपकी वैसे ही क्रेडिबिलिटी जो है दुनिया में कम हो जाती है। तो इसलिए अगर ये हादसा की तहकीकात हुई है और ये बहादुर आदमी ही कर सकता है कि उसको शाये भी करे और उसको मंजर आम पे भी लाए और उसके ऊपर एक्शन भी ले और अपनी कोताहियों को जो कि हमारी नहीं है जिनके शीला साहब, गुलाम सरवर साहब ने कहा गुज़िश्ता दिनों कि वो सच बोलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, नुकसान तो हो गया जो होना था लेकिन वो सच जरूर बोले। आज भी उन्होंने यही बात की है और ये आज 6 महीने या साल या 2 साल का पायलट नहीं है। चीमा साहब, एक और मुख्तसर मैं आपसे जवाब चाहूंगा, ऑपोजिशन का ये जो हालिया इत्तेहाद बना है ये कितने अरसे कायम रहेगा? मुख्तसर प्लीज। मुझसे पूछा है चीमा साहब से जवाब दे दूं। जो देखें, गुजारिश ये है कि जो हमारे मिनिस्टर गुलाम सरवर खान साहब ने फरमाया, देखें बात ये है, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि ये जाली डिग्रियों वाले जो पायलट हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इनको भर्ती करवाने वाले जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या ये ज़रूरी था कि अपने वतन को, पीआईए को, सिविल एविएशन अथॉरिटी को, अपने पायलट्स को पूरी दुनिया के सामने मुजरम बना के रखा जाता, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया जाता? कितने मुल्कों में यह है कि हमारे पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया। क्या ये आराम से ये है कि अपने घर की बात थी, इनके खिलाफ कार्रवाई होती, इनको भर्ती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती, आराम से होता, लेकिन अपने वतन को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात यह है कि उसी सिलसिले की कड़ी है। देखें बात यह है, जवाब से मेरी बात सुन लें आफ्ताब साहब। देखें ये फरमाएं कि सच बोलने के लिए अपने वतन को, अपने वतन के खिलाफ FIR कटवाना क्या जरूरी होता है? आप जाके ईरान की सरजमीन पे ये कहें कि जनाब पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही, ये मुझे नहीं पता ये सच है कि झूठ है, लेकिन अपने वतन के खिलाफ FIR है कि नहीं है? दूसरी बात यह कि आप ये कहें कि अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी, कितना बड़ा कौमी जुर्म है और कितना बड़ा ये संगीन जुर्म है। चलो ये एक अलग डिबेट वाली बात है। हालिया लाइन का मतलब है ये जितने काम करने थे ये खामोशी से करते रहते, इसको ना करते। देखिए मैं फिर ये बात कहूंगा, नहीं हमने ना किसी के खिलाफ दहशतगर्दी की है। मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जैसा भी आपने पायलट की बात की, यहाँ पे सबको पता है कि खालिस्तान तारीख को किसने खराब किया है और बहुत सारे मसाइल। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो चीमा साहब आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। पायलट्स के मामले में देखें ये है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आफ्ताब साहब आपके आखिरी वर्ड चाहूंगा, ऑपोजिशन की सफों में दरार डालने के लिए मौजूदा हुकूमत करने क्या जा रही है बगैर जहांगीर तरीन साहब के? ऐसा बात ये है जवाब भाई, मुझे तो मालूम नहीं, ना मेरी कोशिश होती है कि दरार डालूं, मैं तो मोहब्बत का कायल हूँ, समझे ना। लेकिन ये कि अगर कोई मोहब्बत से आएगा हमारे पास तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारा हाथ फैले हुए हैं, जिसमें आना है आ जाए, और अगर कोई नहीं आना चाहता तो वो देखिए ये आप बेहतर जानते होंगे, मुझे मुख्तसर प्लीज जवाब दीजिए, कितने लोग हैं जो मोहब्बत वाली सियासत जो है ना जवाब भाई, ये छांगा मांगने वाली सियासत अब खत्म होनी चाहिए। ठीक है आफ्ताब साहब, मैं एक मुख्तसर आपका जवाब चाहूंगा। आफ्ताब साहब
इस मोहब्बत के लिए कितने लोगों ने दरवाजा खटखटा दिया अब तक? सर मुख्तसर तो पता नहीं, देखिए ये सबको पता है कि ये मेरे पास आके किसी ने नहीं खटखटाया होगा। ये खटखटाने का जो फोरम है कोई और जगह होगी। मैं इस बात कह रहा हूँ कि मैं इस उम्र में मुझसे अगर कोई कहे कि जी आपने ये काम करना है, मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैं अपनी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा, उसकी अच्छाई और बुराई के साथ खड़ा हूंगा, उसकी हर चीज को ओन करूंगा। अगर उसमें कमजोरियां उसको भी ओन करूंगा, उसकी अच्छाइयों को भी ओन करूंगा। चीमा साहब, योर लास्ट वर्ड प्लीज। जी देखिए, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जहां भी कोई गलत काम होता है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं है कि कोई ग्राउंड बनाकर अपने वतन को बदनाम किया जाए और वतन के इदारों को बदनाम किया जाए। ये बहुत बड़ा कौमी जुर्म है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आफ्ताब जहांगीर साहब तहरीक इंसाफ से मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनने तो जा रहा है, लेकिन अपोजिशन के माजी को अगर देखें तो इस अलायंस पर और इसके जो मुस्तकबिल में मुत्तहिद रहने पर बड़े सवालिया निशानात हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।